फ्रेंड, यूपी टेट 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी फिक्स डेट 28 नवंबर है, आप सभी को पता होगा। जिन अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म फिल कर दिया है, अपनी पढ़ाई में जुट जाइए। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। आपको सबसे पहले इसका सिलेबस देखना है, सिलेबस में क्या दे रखा और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट के अंतर्गत भी कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, उसको आप फिर पढ़ो, बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो। और जिन अभ्यर्थियों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर कोई भी जो सब्जेक्ट है, जैसे इन्वायरमेंट हो गया या हिंदी हो गया या मैथ हो गया, ठीक ना, जो भी इसका पोर्शन कंप्लीट हो गया, उसका आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। तो मॉक टेस्ट से होगा क्या, आपको यह पता चल जाएगा कि आप अभी किस टॉपिक पर कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, आपकी कहां पर कंफ्यूजन अभी बनी हुई है, वो आपकी मॉक टेस्ट से ही निकलेगी, ठीक ना। तो चलिए, आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। और यदि आप मॉक टेस्ट में आंसर नहीं दे पा रहे हो, अब भी आप कंफ्यूज हो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए होगा या बी होगा, सी होगा या डी होगा, कंफ्यूजन अभी भी आपके बनी हुई है, तो आप जाइए, फिर उस टॉपिक को पढ़िए एक बार और फिर आप आंसर दीजिए। क्लियर। तो ज्यादा से ज्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, जिससे आपको यह पता चल जाए क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यह बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ क्या रहे हो, क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ये सारा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा, मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट आपके लिए एक मार्ग की तरह है, जो आपको बताएंगे कि आपको किधर जाना है, ठीक ना, कहां पर आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो, कहां पर नहीं कर रहे हो। तो आपको डेली मॉक टेस्ट भी लगाना है। और यूपी टेट 2021 आपके लिए बहुत बढ़िया अवसर है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। इसके जस्ट बाद वैकेंसी है। अब उस वैकेंसी में बैठेगा वही जिसका यूपी टेट क्लियर है, और उसके बाद फिर आपको सुपर टेट के लिए जुटना है ना। तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं ये जो अपना सेशन रहेगा, इसमें जो क्वेश्चन होंगे 20 क्वेश्चन होंगे, और इसके जस्ट बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे हिंदी से रिलेटेड, उसमें 25 क्वेश्चन आपके लिए डेली मिलेंगे, ठीक ना। साथ में इन्वायरमेंट के भी आपको 30 क्वेश्चन डेली मिला करेंगे, ठीक ना, साथ में। और हर पोर्शन के आपको 30 क्वेश्चन डेली मिला करेंगे, ठीक ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट है उन्हें भी लाऊंगा, और जहां पर सबसे ज्यादा जिस टॉपिक में आपकी कंफ्यूजन बनी रहती है, उन टॉपिक को भी मैं यहां पर लाऊंगा, ठीक ना। तो चलिए करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखो है क्या। क्वेश्चन नंबर 1, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आया कहां से है, तो आप चैप्टर देखोगे तो यहां पर दे रखा शुद्ध वर्तनी। आपको शुद्ध वर्तनी अच्छे से पढ़ना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका। ऑप्शन ए आप देख सकते हो सुसप्ति, ऑप्शन बी आप देख सकते हो सुसप्ति, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी। यदि आप इसका राइट आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आपको जाना है और अच्छे से वर्तनी को पढ़ना है। क्या करना है, अच्छे से वर्तनी को पढ़ना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। देखो ये भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे पहले अभी जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं, ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बार बार जो सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन यहां पर ला रहा हूं, ठीक ना। चलिए, और यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो आपको वो टॉपिक फिर पढ़ना है जो मैं इसमें बताऊंगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, धार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। अब आप बताइए, क्या आपने कभी योग टॉपिक को पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्योंकि ये योग का है ही नहीं। ये क्वेश्चन संधि से पूछा गया क्वेश्चन है, संधि। और इसमें संधि कौन सी होगी, उत धन हार में ये होगी व्यंजन संधि। तो आपको व्यंजन संधि नहीं, बल्कि संधि का सारा टॉपिक, व्यंजन संधि क्या होता, स्वर संधि क्या होता, विसर्ग संधि क्या होता, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं कितने अभ्यर्थी इसका राइट आंसर दे पाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई भी करूंगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई भी करूंगा, आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। दीर्घंचल का सही संधि विच्छेद है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन देख सकते हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगा रहे हैं और कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहे हैं। तो जो अभ्यर्थी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लगा रहा है बहुत अच्छा जा रहा है, और जो अभ्यर्थी ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी लगा रहा है तो आपको जाना है फिर संधि को पढ़ना अच्छे से। और इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें व्यंजन संधि होगी, ठीक ना। तो व्यंजन संधि को अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। आपको पता है अगर आपने संधि को अच्छे से पढ़ा है तो कचट तब जो आप लिखते हो, ठीक ना, ये का वाली लाइन हो गई, ये खा वाली, गा, घा और वहाँ वाली इसी प्रकार। तो इसमें जो पचवा और जो तीसरा वर्ड होता है, यानी कि यहाँ पर गा आएगा, यहाँ पर का आएगा, यहाँ पर खा आएगा, यहाँ पर घा आएगा और यहाँ पर वहाँ आएगा। तो ये जो पांचवा वर्ड और तीसरा वर्ड होता ये एक पहला वर्ड बन जाता, इसमें चेंज हो जाता। अब सारा इसमें डिस्कस नहीं कर सकता, हालांकि टॉपिक मैं अलग से लाऊंगा अगर आप कहते हो तो, ठीक ना। बाकी आप मॉक टेस्ट से ही देखो और जाइए आप पहले अच्छे से संधि को पढ़िए तो आप इसका इजीली आंसर दे सकते हो। और एग्जामिनर कितना डीप जा सकता है वो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर लाऊंगा, ठीक ना। कितना डीप जा सकता है, कितना डीप नहीं जा सकता, आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है सारा बताऊंगा, ठीक ना। आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है, चलिए किस प्रकार सबसे ज्यादा आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना सारा डिस्कस करेंगे, ठीक ना। चलिए तो यदि आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, आपको बताना है। स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से 3 पुल्लिंग है और 1 स्त्रीलिंग है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। अब चैप्टर आपको लिंग जाके पढ़ना है। अगर आप इसका राइट आंसर नहीं दे पा रहे हो तो लिंग को अच्छे से समझें, लिंग की ट्रिक क्या होती है, ठीक है। पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होते हैं, हिंदी में कितने लिंग होते हैं, ठीक ना। संस्कृत अगर आप पर है तो संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, ठीक ना। अगर संस्कृत नहीं है तो इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने होते हैं, साइंस है, साइंस में क्या करना, ये सारा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इस पर रहेगा। चलिए तो जो बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लगा रहे हैं बिल्कुल गलत। तो भगत तो किसी पुल्लिंग यानी कि किसी व्यक्ति का ही नाम होता, किसी लड़के का ही नाम होता है, ठीक है, भगत, है ना। तो भगत अच्छा है या अच्छी है, ये भी ट्रिक लगा के देखें, मेरा या मेरी लगा के देखें। तो भगत अच्छा है या अच्छी है, अगर अच्छा है से आंसर मिलता है, सही आंसर मिलता है तो वहां पर होगा पुल्लिंग, और अच्छी है से आंसर मिलता तो वहां होगा स्त्रीलिंग। क्लियर। जैसे भगत अच्छा है या अच्छी है, भगत अच्छा है तो ये पुल्लिंग होगा, तो इसको कट करो, हमें तो स्त्रीलिंग बताना है ना या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हमें तो स्त्रीलिंग बताना है। चलिए छाता अच्छा है या छाता अच्छी है, छाता अच्छा होता है तो ये भी क्या होगा, ये भी होगा पुल्लिंग, लेकिन हमें तो स्त्रीलिंग बताना है। चलिए चंचू और मंत्रीड़ी, यहां पर आप देखो, आप ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पर पहुंच चुके हो, ये तो दोनों गलत ही हैं। तो मंत्रीड़ी और चंचू को देखो, चंचू लड़की भी हो सकती और लड़का भी हो सकता, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन बनी, अभी आपको बताऊंगा कैसे आपको आंसर देना। और मंत्रीड़ी जो है वो क्या है, एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो चंचू इसमें लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकती, लेकिन मंत्रिणी केवल क्या है, स्त्रीलिंग शब्द ही हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। ये भी लिंग चैप्टर से ही क्वेश्चन बना हुआ है और ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया। चलिए देखो क्या है क्वेश्चन। सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है, आपको पुल्लिंग बताना है कि सम्राज्ञी का पुल्लिंग क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, अधिकतर बच्चे
इसका राइट आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। देखो इसका कट ऑफ क्या होता है, साथ में मैं आपको कट ऑफ बताता चलता हूं। देखो है क्या, सबका जो लेवल होता है, जो भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी भी आप कंपटीशन कोचिंग में पढ़ रहे हो, ठीक ना, तो आप देखो लगभग लगभग सभी बच्चे को एक सा ही पढ़ाया जाता, ठीक है। किसी को स्पेशल पढ़ाया जाता क्या, नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है। तो इसमें निकलता वो ये जो डेली प्रिपरेशन करता है, डेली मॉक टेस्ट लगाता है, डेली अपने कॉन्सेप्ट को लगाता है, ठीक ना, निकलेगा वही। ये नहीं कि कभी कभी वाला, कभी कभी वाला नहीं निकलेगा, ठीक ना। तुक्के में लग गया, एक दो तो लग गया, निगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप इसका राइट आंसर नहीं लगा रहे हो तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। ये रहा आपके सामने। सभा में 20 लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। आपने विशेषण को अच्छे से पढ़ा, आपको पता विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से, गुणवाचक होता है, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है और सार्वनौमिक भी होता है। होता है या नहीं होता है, हाँ जी। लेकिन आपसे क्या कह रहा, ये जो उन्होंने वाक्य दे रखा, इसमें ये पूछा है कि इसमें कौन सा विशेषण है। तो क्या इसमें समुदायवाचक विशेषण है, बिल्कुल गलत। समुदायवाचक तो होता ही नहीं है विशेषण, ठीक ना। तो इसको कट करो। और इसकी ट्रिक क्या थी, लोग को क्या काउंट कर सकते हो, जब आप गिन सकते हो तो वो होगा संख्यावाचक। लेकिन अब इसमें 2 संख्यावाचक दे रखे हैं, एक है निश्चित वाचक, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक ना। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसमें निश्चित वाचक होगा या अनिश्चित वाचक होता है। देखो जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक ना, गिन सकते हो, तो वो तो होंगे संख्यावाचक। और जिसको नाप और तोल सकते हो, जिस वस्तु को आप नाप या तोल सकते हो, तो वहां पर होता है परिमाणवाचक। तो इसमें परिमाणवाचक तो होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को क्या तोलते हो, क्या नहीं तोलते ना। तो इसका राइट आंसर क्या, काउंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी शादी में 200 व्यक्ति आए, कहते नहीं 200 बाराती आए हैं, तो 200 आए हैं, 400 आए हैं या 800 आए, तो आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, संख्यावाचक होगा। लेकिन अगर आप गिन सकते हो, अगर आप गिन सकते हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक ना। गिन सकते हो ना, क्योंकि यहां पर दे रखा 20। अब 20 को तो आप गिन सकते हो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि निश्चित है 20 है। क्लियर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। जो क्रिया अभी हो रही है उससे कहते हैं, क्या कहते हैं। अब आपको काल टॉपिक को अच्छे से पढ़ना, काल, ठीक ना। भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपूर्ण वर्तमान। जो अभ्यर्थी काल टॉपिक को पढ़ चुका है वो अभ्यर्थी इसका राइट आंसर अच्छे से दे सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपने विशेषण को पढ़ा, विशेषण के अंतर्गत आपने क्रिया विशेषण को अच्छे से पढ़ा, जब आप अव्यय को पढ़ोगे तो अब में भी आपको क्रिया विशेषण पढ़ना है, संबोधक पढ़ना है, संबंधवाचक पढ़ना है, ठीक ना, विस्मय बोधक पढ़ना है, ठीक ना। इसी प्रकार तो आप पढ़ोगे और उसी में आता क्रिया विशेषण। तो यदि आपने क्रिया विशेषण को पढ़ा तो आप आंसर दे सकते हो। अच्छा, ये क्रिया विशेषण होता क्या, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको देखने को इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो ऑप्शन ए इसमें तेज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखो क्या है। चलो एक किसी क्रिया को ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया क्रिया होती क्या है, जैसे चलना, उठना, बैठना, लेटना, ये सब क्या क्रिया है। तो चलिए मैंने चलना को ही ले लिया, चलना, ठीक ना। अब हम कह सकते हैं इस चलना को किसी वाक्य में फिट करते हैं। जैसे मैंने कहा राम चलता है, ठीक ना, मैंने कह दिया राम चलता है, समझना थोड़ा सा, राम चलता है, चलता है, ठीक ना। तो इस चलना में कौन सी क्रिया होगी, तो इस चलना के आगे आप ये लगा के देखो, ये लगा के ये जिससे ये पता चले कि क्रिया की कोई विशेषता बता रहा है कोई शब्द, वही इसका आंसर होगा। चलिए मैंने तेज ले लिया, राम तेज चलता है, इससे आंसर मिल रहा है क्या, राम तेज चलता है, हाँ जी आंसर मिल रहा है, ये आंसर हो सकता है। चलिए दूसरे जगह पर लगाते हैं, राम
पहला चलता है। तो क्या राम पहला चलता है, ऐसा क्या कोई वाक्य होता है क्या? नहीं होता। तो ये इसको कट करो। अब आप इसको भी चेक करो, राम बुद्धिमान चलता है, तो इसको भी कट करो। राम मीठा चलता है, इसको भी कट करो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा या नहीं होगा? बताइए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा शब्द अलग अर्थ रखता है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी सुरनदी, ऑप्शन सी मंदाकिनी और ऑप्शन डी ये इसका अर्थ नहीं है। ये इसका अर्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, ठीक ना, जो अलग रखता है अर्थ। जब आप पर्यायवाची पढ़ोगे तो आप उसका आसानी से आंसर दे सकते हो। प्रज्ञा चक्षु का अर्थ है, आपको बताना है ये जो शब्द है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या होगा? तीव्र दृष्टि भी नहीं, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। अभ्यागत का अर्थ है, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन सी होता, अतिथि या मेहमान इसका क्लियर आंसर होता। ठीक है ना, स्वागत भी नहीं होता, शत्रु भी नहीं होता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। शाश्वत का विलोम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। अगर आपने विलोम टॉपिक को अच्छे से पढ़ा तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन बना है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नस्बर। क्या? नस्बर। चलिए बहुत बढ़िया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। आगामी का विलोम शब्द क्या होगा? तो आगामी का होगा विगत। ठीक ना, आपने सुना होगा आगामी या विगत, विगत वर्षों में, है ना, विगत वर्षों में एग्जाम होने वाला है, आगामी वर्षों में क्या है, वैकेंसी आने वाली है ना, ऐसा होता नहीं होता? हाँ, आपने सुना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होता। ठीक ना, तो विलोम शब्द को अच्छे से प्रिपेयर करो आप। क्वेश्चन नंबर 14 देखो आप। जो गणना योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द। अब आपको इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आया पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक शब्द के लिए अनेक शब्द या अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक है, इन दोनों को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक ना, असंख्य। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है, तो क्या है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक ना, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी क्वेश्चन